Chapter number 4, consumption, saving and investment. The three main objective of chapter number 4 is describe the factor that affect consumption and saving decisions. तो 4.1 हम आज की क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे. तो बेंचमार्क और बेस टॉपिक्स ऑफ 4.1 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर कर लिए. विद द हेल्प ऑफ दीज बेंचमार्क थ्योरीज एंड टॉपिक्स अब हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं रिस्पॉन्स ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग और factors of consumption and saving too. First factor of consumption and saving is current income. Current income increase, इंडिविजुअल कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट होगा और इंडिविजुअल सेविंग्स का क्या पैटर्न होगा. करंट इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज. ठीक है, अभी हमने अंडरस्टैंड किया कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीसी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीएस. लेट्स सपोज इफ योर करंट इनकम इज 100, MPC 0.6 and MPS 0.4. दिस मीन्स आप कर क्या रहे हो, आप 60 आप कंज्यूम कर रहे हो और 40 आप सेव कर रहे हो. तो करंट इनकम इंक्रीज 100 टू 200. जब इनकम आपकी इंक्रीज होगी दिस मीन्स अब 200 का 0.6 120, 200 का 0.4 80. तो करंट इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन एंड सेविंग दोनों आपकी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं. सेकंड फैक्टर इज फ्यूचर इनकम. YF is future income. Income increase in future. Current income remains same, but future income increase. तो future income increase हमारी consumption पे क्या impact होगा और saving पे क्या impact होगा, आप बताएं. सर Yes. कंजम्पशन बढ़ेगी और शायद सेविंग कम हो जाए. किस तरह सेविंग कम हो जाएगी. देखिए करंट इनकम आपके 100 है, अब करंट इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है. हमने आंसर क्या करना है, करंट कंजम्पशन और करंट सेविंग का क्या इम्पैक्ट होगा ड्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर इनकम. तो फ्यूचर इनकम इंक्रीज का मतलब आपके पास क्या है कि हम सेव क्यों करते थे. हम इनिशियली 40% सेव कर रहे हैं और 60% कंज्यूम कर रहे हैं. ये 40% हम सेव क्यों कर रहे थे, हम सेव कर रहे थे अपने फ्यूचर के लिए हम सेव कर रहे थे. अब जब हमें पता चल जाए कि फ्यूचर के अंदर हमारी इनकम बढ़ने वाली है तो हमारा एमपीसी क्या हो जाएगा, एमपीसी डिक्रीज हो जाएगा. एमपीसी अब आपका क्या हो गया 0.3 और एमपीएस 0.3 हो जाएगा और एमपीसी अब हमारा क्या हो गया 0.7. तो दिस मीन्स अब हम करंट इनकम में से 70% कंज्यूम कर रहे हैं. कंजप्शन इंक्रीज और जब 70% कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब हम सेव कितना कर रहे हैं, 30% सेव कर रहे हैं. तो फ्यूचर इनकम इंक्रीज का मतलब क्या है कि आप जो इंडिविजुअल होगा वो फ्यूचर के बारे में मोर सिक्योर हो जाएगा. तो वो अपनी करंट जो कंजम्पशन बिहेवियर इंक्रीज करेगा और जब करंट कंजम्पशन बिहेवियर इंक्रीज करेगा तो उसका करंट सेविंग बिहेवियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो फ्यूचर इनकम इंक्रीज, करंट एमपीसी इंक्रीज एंड एमपीएस डिक्रीज बिकॉज एमपीसी और एमपीएस का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है. अगर हम एमपीसी को बढ़ाएंगे तो एमपीएस ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, पाल हो जाएगा. तो फ्यूचर इनकम इंक्रीज, सेविंग डिक्रीज and consumption increase. Third factor is wealth. Wealth increase, consumption और saving पे क्या impact होगा. Wealth हमने understand किया था, national wealth is sum of domestic physical assets plus net foreign assets. तो wealth increase होने से consumption पे क्या impact होगा और saving पे क्या impact होगा, yes कोई बताएगा. कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी शायद और सेविंग डिक्रीज. बिल्कुल आपने सही बताया. रीजंस बताएं why wealth leads to increase in current consumption and decrease in current saving. सर क्योंकि सेव करने की भी जरूरत नहीं होगी ना, आप क्योंकि आपके जल्दी होंगे, स्टेबल होंगे. कंजम्पशन की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी. जब आप इनकम इफेक्ट पे हो जाते हो. देखिए जब आपकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है कि आपके जो एसेट्स हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. आपके पास एक कार है, एक और कार परचेज कर लिया, इसका मतलब क्या है, आपकी वेल्थ इंक्रीज. आपके पास एक फैक्ट्री, एक और फैक्ट्री आपने एस्टेब्लिश कर लिया, आपकी वेल्थ इंक्रीज हो गई. आपके पास एक हाउस है और एक आपने फ्लैट परचेज कर लिया या लैंड परचेज कर लिया, आपके एसेट्स इंक्रीज हो गए, इसका मतलब क्या, आपकी वेल्थ
इंक्रीज हो गए, या आपने फॉरेन कंट्री के अंदर कहीं पे इन्वेस्ट कर दी, कोई फॉरेन सिक्योरिटी परचेज कर ली, आपके नेट फॉरेन एसेट्स इंक्रीज, आपकी वेल्थ इंक्रीज। तो वेल्थ इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि मोर एसेट्स, एसेट्स जितने ज़्यादा होंगे आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर एक कार है उसका मंथली खर्चा आपका 10,000 आ रहा है, अगर आप दूसरी कार परचेज करोगे तो दूसरी कार की भी मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होगी ना। अगर पहली कार 10,000 है तो दूसरी कार का अमाउंट कितना आएगा, 5,000 आपका खर्चा होगा। इसी तरह आपके पास दो, एक हाउस है एक फ्लैट है, तो उस फ्लैट की कोई मेंटेनेंस कॉस्ट भी दोगे। तो वेल्थ जब भी इंक्रीज होती है तो वेल्थ इंक्रीज मीन्स मोर एसेट्स, तो मोर एसेट्स मोर कंजप्शन। तो वेल्थ इंक्रीज होने से कंजप्शन हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब सेविंग किस तरह डिक्रीज होती है, सेविंग इस तरह डिक्रीज होती है कि वेल्थ इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमने न्यू एसेट्स परचेज कर लिया। ये जो हम न्यू एसेट परचेज करते हैं ये हम इनकम से थोड़ी परचेज करते हैं। ये जो न्यू एसेट्स हमने परचेज किया ये कहाँ से परचेज किया, ये हमने सेविंग से परचेज किया है। आप अगर न्यू कार परचेज करोगे तो वो कार आपकी इनकम में से थोड़ी आएगी, आपने कुछ सेविंग की होगी, तो सेविंग में से आपने क्या किया, अपनी कार परचेज कर लिया। तो जब भी वेल्थ इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी सेविंग को मूव कर दिया है एसेट्स के ऊपर ना। और जो आपकी सेविंग्स होती हैं वो वेल्थ का पार्ट ही नहीं होती हैं, क्योंकि वेल्थ, नेशनल वेल्थ का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक फिजिकल एंड नेट फॉरेन एसेट्स। तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल एसेट्स गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज होती हैं। तो जो आपके डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, जो सेविंग्स होती हैं वो वेल्थ का पार्ट नहीं होती। अब वेल्थ इंक्रीज हो रही है, न्यू एसेट्स आप परचेज कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आपने अपने सेविंग अकाउंट से उस एसेट को परचेज किया, तो सेविंग्स आपकी क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो वेल्थ इंक्रीज, सेविंग डिक्रीज। ठीक है। फोर्थ फैक्टर इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर रियल इंटरेस्ट रेट। एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से इम्पैक्ट क्या होता है कंजप्शन और सेविंग का। देखें अभी हमने फर्स्ट जो सेशन के अंदर हमने सेविंग कर्व पढ़ा था, सेविंग कर्व किसका हमने डिस्कस किया था, कीन्स का सेविंग कर्व हमने डिस्कस किया था, और कीन्स सेविंग थ्योरी हमने डिस्कस की। देखें कीन्स की जो सेविंग थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, कीन्स सेविंग थ्योरी एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड अमाउंट ऑफ सेविंग। ठीक है। देखें सेविंग का जो मेन वेरिएबल होता है वो इनकम नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेविंग की थ्योरी है कीन्स की इतनी स्ट्रांग नहीं है। जो क्लासिकल की सेविंग थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, क्लासिकल्स कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इज मेन वेरिएबल ऑफ सेविंग, सेविंग इज फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट नॉट इनकम। यानी कि जो आपका सेविंग होता है उससे जो सबसे सेंसिटिव वेरिएबल होता है वो वेरिएबल आपका क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट। तो एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज मीन्स रिटर्न्स ऑन सेविंग इंक्रीज। तो जब भी रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा सेविंग्स ज़्यादा आपके अट्रैक्टिव हो जाएंगे और कंजम्पशन हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज मीन्स कंजम्पशन हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और सेविंग हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ऑल थ्री वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। हम किसी वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं तो हम अदर फैक्ट वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। यानी कि करंट इनकम आपकी सेम है, फ्यूचर इनकम सेम है, वेल्थ आपकी सेम है, सिर्फ आपका रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। तो जब रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, करंट सेविंग बढ़ा देंगे, क्योंकि करंट सेविंग बढ़ाने का मतलब क्या है कि अब हमारे जो रिटर्न्स हैं वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं और फ्यूचर के अंदर हम ज़्यादा कंजप्शन कर पाएंगे। तो जब भी रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है लोग अपनी कंजप्शन कम कर देते हैं और सेविंग्स को बढ़ा देते हैं। तो रीज़न क्या होता है, बिकॉज सेविंग्स बिकम मोर अट्रैक्टिव, रिटर्न ऑन सेविंग्स इंक्रीज। तो ये जो सेविंग कर्व होता है, सेविंग कर्व ऑलवेज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड अमाउंट ऑफ सेविंग्स। ठीक है, माइक ऑफ कर लें किसी का ऑन है तो रियल इंटरेस्ट रेट एंड सेविंग कर्व एक्सप्लेन करता है, अमाउंट ऑफ सेविंग एक्सप्लेन कर रहा होता है सेविंग कर्व को। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का मतलब क्या है, एक्सपेंशन इन सेविंग कर्व, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, रिटर्न ऑन सेविंग इंक्रीज, लोग क्या कर रहे होते हैं, सेविंग को इंक्रीज कर देते हैं। तो एक्सपेंशन इन सेविंग कर्व। अब जब रियल इंटरेस्ट रेट आपका फॉल होगा, रियल इंटरेस्ट रेट फॉल का मतलब क्या है कि अब सेविंग्स आपके लेस अट्रैक्टिव हो गई हैं, क्योंकि सेविंग पे रिटर्न्स आपके क्या हो गए,
डिक्रीज हो गए। तो रिटर्न ऑन सेविंग डिक्रीज, लोग कंजम्पशन बढ़ा देंगे और सेविंग को कम कर देंगे। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, एक्सपेंशन इन सेविंग कर्व, रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन इन सेविंग कर्व। तो ये जो सेविंग की थ्योरी है क्लासिकल्स की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कीन्स की सेविंग थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि कीन्स क्या कहता है, कीन्स कहता है कि सेविंग का होती है वो आपका इनकम है। तो इनकम सेविंग का मेन वेरिएबल नहीं है, मेन वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है। इनकम भी सेविंग का फैक्टर है, लेकिन इनकम सेविंग का अदर फैक्टर है। इफ करंट इनकम इंक्रीज, अदर थिंग रिमेन सेम। तो करंट इनकम इंक्रीज मीन सेविंग्स इंक्रीज। तो सेविंग कर्व में मूवमेंट नहीं होगा, सेविंग कर्व क्या होगी, सेविंग कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। तो करंट इनकम इंक्रीज, सेविंग कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। इंटरेस्ट रेट 3 पे पहले हम कितना सेव कर रहे थे, 50 मिलियन सेव कर रहे थे। अगर इनकम इंक्रीज हो जाए और बाकी ये तीनों फैक्टर्स आपके सेम हो, अब 3% रियल इंटरेस्ट रेट पे हम कितना सेव कर रहे होंगे, 60 मिलियन सेव कर रहे होंगे। तो इनकम इंक्रीज, सेविंग कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। फ्यूचर इनकम इंक्रीज, सेविंग डिक्रीज, सेविंग कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। वेल्थ इंक्रीज, सेविंग डिक्रीज, सेविंग कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो रियल इंटरेस्ट रेट इज मेन variable of saving. Real interest rate increase, movement along the curve. Beside real interest rate, all other variables shift saving curve. ठीक है, तो रियल इंटरेस्ट रेट से सेविंग कर्व में क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द कर्व, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो रियल इंटरेस्ट रेट के साथ एक वेरिएबल हमारे पास है टैक्स एडजस्टेड रियल इंटरेस्ट रेट। इसकी मैंने एक छोटी सी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, इसको आप देख लीजिएगा, क्लास के बाद देख लीजिएगा। टैक्स एडजस्टेड रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, किस तरह हम इसे कैलकुलेट करते हैं, और हमारे जो एक्चुअल रिटर्न्स ऑन सेविंग्स होते हैं वो रियल इंटरेस्ट रेट नहीं होता, वो क्या होता है आपका टैक्स एडजस्टेड रियल इंटरेस्ट रेट। तो नेक्स्ट फैक्टर ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज फिजिकल पॉलिसी। टू मेन टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड टैक्सेस। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि आजकल जो असेंबली के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे हॉट डिबेट है वो आपके पास क्या है, फिजिकल पॉलिसी। पाकिस्तान में हर साल बजट आपका प्रेजेंट होता है अप्रैल और मई के अंदर, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो जून टू जुलाई है। तो जून से पहले पहले असेंबली के अंदर बजट प्रेजेंट होता है। उस बजट का मतलब क्या होता है, बजट का मतलब वो ये होता है कि गवर्नमेंट अनाउंस कर दी इस साल हमने एजुकेशन में कितनी स्पेंडिंग करनी है, हेल्थ में कितनी करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी स्पेंडिंग करनी है, डेवलपमेंट रिसर्च। तो जितनी भी स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट अनाउंस करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट का टैक्स पॉलिसी क्या होगी, किस सेक्टर में टैक्सेस इंक्रीज होंगे, डायरेक्ट टैक्सेस पे क्या इम्पैक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे क्या पॉलिसी होगी, आपके अदर जो आपके टैक्सेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्सेस और प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल टैक्सेस, इनकम के टैक्सेस, ये सब गवर्नमेंट क्या करती है इस बजट के अंदर अनाउंस करती है। तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। Easy fiscal policy means government spending increase and taxes decrease. और टाइट फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स डिक्रीज एंड टैक्सेस इंक्रीज। पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है वो क्या आपके पास, वो टाइट फिजिकल पॉलिसी रही है। जब से न्यू गवर्नमेंट आई है वो टैक्सेस इंक्रीज कर रही है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। आपने देखा होगा कि सीपे का आपका क्लोज हो गया और बहुत सारे जो आपके गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उन सबको स्लो डाउन कर दिया या शट डाउन कर दिया। मेन रीजन क्या था इन 2 सालों के अंदर टाइट फिजिकल पॉलिसी का, टाइट फिजिकल पॉलिसी का रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने टारगेट किया हुआ था सेविंग्स को। सेविंग किस तरह इंक्रीज होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और टैक्सेस को टाइट करने से, यानी कि टैक्सेस को डिक्रीज करने से सेविंग्स, टैक्सेस इंक्रीज करने से सेविंग किस तरह बढ़ती है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फॉल करने से सेविंग्स किस तरह इंक्रीज होती है, ये अब हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो नेक्स्ट फैक्टर ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग इज फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग का क्या इम्पैक्ट होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रही है, स्कूल्स बना रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज बना रही है, न्यू एनर्जी प्लांट्स लगा रही है, डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, साइंस
टेक्नोलॉजी रिसर्च पे स्पेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के इन स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? अगर एजुकेशन पे स्पेंडिंग कर रही है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट न्यू स्कूल्स बना रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बना रही है। अब ये स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनाने का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक टेंडर इशू कर दिया। उस टेंडर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने एक एडवर्टाइजमेंट दे दी कि हमने इस इलाके के अंदर ये स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाना है, ठीक है। अब होता है क्या, आपके पास उस टेंडर पे जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो कोटेशंस देती हैं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कहती है कि मैं 20 करोड़ में इस यूनिवर्सिटी बनाऊंगे, दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी कहेगी मैं 50 करोड़ में बनाऊंगी, एक और कंपनी आती है वो कहती है हम आपके पास 60 करोड़ में ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ठीक है। तो उस टेंडर के अंदर प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट भी होता है और क्वालिटी और ड्यूरेशन भी आपके पास वो कंपनी, जिस कंपनी का जो टेंडर होता है वो जो सबसे बेस्ट होता है, अट्रैक्टिव होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उस कंपनी को वो प्रोजेक्ट दे देती है। यानी गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग इंक्रीज करती है तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपकी कंट्री के अंदर एक्टिविटी इंक्रीज करना चाहती है। तो ये एक्टिविटी किस तरह इंक्रीज होगी? अभी जो एग्जांपल हमने ली थी, अभी यूनिवर्सिटी कौन बना रहा है? यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी जब इस यूनिवर्सिटी को कंप्लीट करेगी तब गवर्नमेंट सारा अमाउंट जो है उस कंपनी को ट्रांसफर करेगा। तो इनिशियल फेज के अंदर गवर्नमेंट उसे सिर्फ 10 से 20% अमाउंट दे रहा होता है। बाकी जो प्राइवेट कंपनी जो आपके पास स्टील परचेज करेगी, सीमेंट परचेज करेगी, अदर रॉ मटेरियल, लैंड और लेबर की मेंटेन करेगी, इन सब की कॉस्ट कौन बियर करेगा? इन सब की कॉस्ट बियर करेगा आपका प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट कंपनी। तो अब ये प्राइवेट कंपनी जब इन सब चीज़ों को, ये सारी कॉस्ट बियर करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कंट्री की जो सेविंग्स है वो क्या हो जाएंगी, वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होते हैं, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उस एक्टिविटी को और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को क्या करता है, कंप्लीट करता है। वो कंप्लीट किससे कर रहा होता है? वो अपनी सेविंग को कन्वर्ट करता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज का मतलब क्या है? सेविंग्स आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सेविंग डिक्रीज हो जाती है और कंजप्शन हमारी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप स्टील परचेज कर रहे हो, सीमेंट परचेज कर रहे हो, लोगों को आप हायर कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन एक्टिविटी क्या होती है आपके पास, इंक्रीज हो जाती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, कोई ब्रिज बन रहा हो, कोई रोड बन रहा हो, कोई डैम बन रहा हो, तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं बना रहे होते। गवर्नमेंट क्या करती है, किसी कंपनी को टेंडर देती है, वो कंपनी क्या करती है, वहां पर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है। वो कंपनी अपनी सेविंग्स में से उस प्रोजेक्ट पे क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, गवर्नमेंट उसे अपने फंड उसे ट्रांसफर कर रही होती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जब भी इंक्रीज होते हैं, कंजप्शन आपकी इंक्रीज हो जाती है और सेविंग्स क्या होती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। तो सेविंग डिक्रीज का मतलब क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, सेविंग डिक्रीज, सेविंग कर शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो सारे फैक्टर्स आपके कांस्टेंट हैं। तो पहले हम 3 इंटरेस्ट रेट पे सेविंग 50 था, अब 3 इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो गए और अब आपके जो डिजायर्ड सेविंग है वो क्या है हमारे पास, 40 है। सेविंग कर्व शिफ्ट S1 to S2। अब देखिए हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसका टारगेट क्या था? उसका टारगेट था सेविंग्स, सेविंग उन्होंने टारगेट किया हुआ था। इसीलिए वो जैसे गवर्नमेंट आई उन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स डिक्रीज करना शुरू कर दिए। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, आपके पास प्राइवेट सेक्टर ने एक्टिविटी क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। हमारे बहुत सारे जो बिजनेस हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो शट डाउन हो गए। लोगों ने अपना जो बिजनेस है उसे वाइंड अप किया। वाइंड अप करने का मतलब क्या है कि उन्होंने अपने बिजनेस को, कैपिटल को और एसेट्स को सेल किया और अपनी सेविंग्स पे शिफ्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जब भी डिक्रीज होंगे, सेविंग्स हमारी क्या होंगी, इंक्रीज। सेविंग इंक्रीज हो जाएगी और सेविंग करो शिफ्ट राइट वर्ड। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स डिक्रीज होते हैं तो कंजम्पशन हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सेविंग्स हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो टाइट फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? टाइट फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि सेविंग्स इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है। इजी फिजिकल पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दिया जाए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड डिक्रीज इन सेविंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने का पर्पस ही क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि आपकी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इजी फिजिकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है। और इजी फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज,
टाइट फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स डिक्रीज, ठीक है। तो लास्ट फैक्टर ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग इज टैक्सेस। टैक्सेस से क्या इम्पैक्ट होता है? टैक्सेस इंक्रीज होने से इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर होता है, कंजप्शन पे क्या इम्पैक्ट होता है और सेविंग पे क्या इम्पैक्ट होता है? टैक्सेस के दो इम्पैक्ट्स होते हैं, एक को कहा जाता है नॉर्मल इम्पैक्ट और टैक्स के एक इम्पैक्ट को कहा जाता है रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस। ठीक है, नॉर्मल इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है और रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस क्या होता है? तो पहले हम आते हैं नॉर्मल इम्पैक्ट के ऊपर। टैक्स इंक्रीज होने से नॉर्मल इम्पैक्ट क्या होता है? ठीक है, टैक्स जब भी इंक्रीज होगा, टैक्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब आपकी कंट्री के अंदर जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, है ना। तो जब भी टैक्स लगता है इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि टैक्स लगने का मतलब आपके पास क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज करते हो तो उस प्रोडक्ट में क्या लिखा होता है? MRP प्लस GST। तो टैक्स जब भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, लोगों की परचेजिंग पावर्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो जब परचेजिंग पावर्स हमारी डिक्रीज होंगी, तो इसका मतलब क्या है कि अब लोग अपनी कंजप्शंस कम कर देंगे। तो नॉर्मल इम्पैक्ट क्या होता है आपका? नॉर्मल इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस इज कंजप्शन डिक्रीज, एंड जब कंजप्शन डिक्रीज हो रही है तो सेविंग्स हमारी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। तो नॉर्मल इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है? टैक्स इंक्रीज, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज का मतलब क्या है कि अब आपकी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आपके पास आ गया, लोगों का बिहेवियर क्या होगा? लोग अपनी जो नेसेसिटी गुड्स हैं सिर्फ उन्हीं को कंज्यूम करेंगे। अब वो कहेंगे कि अब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया तो फ्यूचर के अंदर भी अपनी कंजप्शन पैटर्न को सेम करने के लिए वो क्या करेंगे? अपनी सेविंग्स को बढ़ाएंगे और करंट जो एक्स्ट्रा कंजप्शन है उसे वो क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो नॉर्मल इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस क्या होता है कि कंजप्शन हमारी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और टैक्स इंक्रीज होने से सेविंग्स हमारी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, इसका जो लास्ट फर्स्ट 2 इयर्स का जो प्लान था कि हमने सेविंग्स को इंक्रीज करना है, तो सेविंग्स को टारगेट करते हुए उन्होंने क्या किया कि हर जगह पे टैक्सेस क्या कर दिए? उन्होंने इंक्रीज कर दिए। डायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिए। उनका पर्पस क्या था? जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे उनका टारगेट सेविंग्स था। तो सेविंग्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? टैक्सेस हर जगह पे उन्होंने इंक्रीज कर दिए। तो टैक्स इंक्रीज कर दिए, टैक्स इंक्रीज करने से कंजम्पशन हमारी कम हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी क्या हो गई? फॉल हो गई, और हमारी जो सेविंग्स हैं वो सेविंग्स क्या हो गई आपके पास? इंक्रीज हो गई। तो नॉर्मल इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज कंजम्पशन डिक्रीज एंड सेविंग इंक्रीज। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं व्हाट इज रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस। रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस क्या होता है और डेविड रिकार्डो क्या एक्सप्लेन करता है अबाउट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, इंडिविजुअल डिसीजन, कंजप्शन एंड सेविंग। डेविड रिकार्डो यूनाइटेड स्टेट्स में के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। डेविड रिकार्डो का जो एरा था ये था आपका 80 से अर्ली का जो एरा था वो आपका डेविड रिकार्डो उस वक्त फाइनेंशियल एडवाइजर थे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो डेविड रिकार्डो फेमस हुए थे प्रेसिडेंट रेगन के पीरियड के अंदर। तो प्रेसिडेंट रेगन के पीरियड के अंदर ही सबसे पहले जो हम कोल्ड वॉर की बात कर रहे होते हैं, US और अफगानिस्तान की जो वार आपकी स्टार्ट हुई थी, वो जो वार जब स्टार्ट हुई थी उस वक्त आपके पास US के जो प्रेसिडेंट थे वो रेगन थे। तो वार की कॉस्ट को कवर करने के लिए रेगन पीरियड के अंदर टैक्सेस उन्होंने US के अंदर इंक्रीज कर दिए थे। तो इंक्रीज इन टैक्सेस को जो आंसर किया था, एक्सप्लेन किया था डेविड रिकार्डो ने, उसकी जो पॉजिटिव साइड उन्होंने शो की थी कि टैक्स इंक्रीज करने से आपकी कंट्री के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो बिजनेस है, उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी थी उसे रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस कहते हैं। तो डेविड रिकार्डो ने एक वर्ड यूज़ कराया था कि जो लोग होते हैं वो क्लेवर इनफ होते हैं। आपकी कंट्री के अंदर, हर कंट्री के अंदर जो बहुत सारे लोग होते हैं वो क्लेवर इनफ होते हैं। स्पेशली क्लेवर इनफ का जो वर्ड उसने यूज़ किया तो वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए उसने किया था। वो क्लेवर इनफ क्यों कहा था? उन्होंने कहा था कि जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसे ये लोग बेटर रीड करते हैं, बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए ये लोग क्या होते हैं? क्लेवर इनफ होते हैं। अब डेविड रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि उनको मालूम होता है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स इंक्रीज किया है वो किस लिए किया है? क्योंकि करंट जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स हैं। लेकिन जैसे ये कंडीशंस आपकी सॉल्व हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, गवर्नमेंट टैक्सेस को क्या करेगी? दोबारा
डिक्रीज करेगी। तो डेविड रिकार्डो ने एक्सप्लेन किया कि लोग इस सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, बेटर जज करते हैं। क्या जज करते हैं? कि उनको मालूम होता है कि करंट इंक्रीज इन टैक्सेस का जो इम्पैक्ट है वो ऑटोमेटिकली ऑफसेट हो जाएगा किसके साथ? फ्यूचर डिक्रीज इन टैक्सेस के साथ। तो करंट इंक्रीज इन टैक्स इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली ऑफसेट बाय फ्यूचर डिक्रीज इन टैक्सेस। तो डेविड रिकार्डो ने कहा था कि टैक्स इंक्रीज अगर आप करोगे तो कंजप्शन और सेविंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कि कंजप्शन एंड सेविंग पैटर्न रिमेन सेम। सेविंग कर्व के अंदर शिफ्टिंग नहीं होगी, सेविंग कर्व आपके पास क्या होगी? S1 ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जो क्लेवर इनफ लोग होते हैं उनको मालूम होता है कि अगर उन्होंने टैक्सेस को सेविंग को बढ़ा दिया और उन्होंने अपनी कंजप्शन को कम कर दिया, तो अगर ये लोग अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज इन एक्टिविटी की जो कॉस्ट होगी वो कवर नहीं कर पाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दिया और आपने अपना बिजनेस आपने वाइंड अप कर दिया, या अपनी प्रोडक्शन आपने डिक्रीज कर दी, या आपने अपनी एक्टिविटी डिक्रीज कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट के अंदर ओपन इकोनॉमीज हैं, आपकी जो मार्केट है उसके अंदर कोई दूसरी फर्म प्लेस कर लेगी, कोई दूसरी फॉरेन फर्म आपके जो कस्टमर है उसे आपसे कैच कर लेगी। अब आपको उस कस्टमर्स को दोबारा अपने लिए अट्रैक्ट करना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। उसके अलावा जब आप एक्टिविटी को आप स्टॉप करते हो या स्लो डाउन करते हो तो उस एक्टिविटी को दोबारा स्टार्ट करना और दोबारा फास्ट करना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहे हो या एक्टिविटी आप डिक्रीज कर रहे हो तो नए सिरे से उसको इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि ये सारा जो सेटअप है आपने न्यू सिरे से आपने क्या करना है? रन करना है। तो डेविड रिकॉर्डो ने कहा कि जो लोग होते हैं, जो बिजनेस होता है, बिजनेसमैन होते हैं, वो क्लेवर इनफ होते हैं, वो अपनी कंजप्शन और सेविंग जो पैटर्न होता है उसे चेंज नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमने अगर कंजप्शन सेविंग पैटर्न चेंज किया तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो हम कवर नहीं कर पाएंगे, और करंट टैक्स इंक्रीज होने से जो हमें लॉस हो रहा है वो लॉस ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा जब फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट टैक्सेस को डिक्रीज करेगी। तो रिकॉर्डियन इक्विलेंस क्या एक्सप्लेन करता है? रिकॉर्डियन इक्विलेंस एक्सप्लेन करता है कि जो आपका सेविंग है और जो कंजम्पशन है वो रिस्पॉन्स नहीं करता इंक्रीज इन टैक्सेस से। तो टैक्स इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन और सेविंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नो चेंज इन कंजम्पशन और नो चेंज इन सेविंग। और नॉर्मल इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या कहता है? नॉर्मल इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज टैक्स इंक्रीज, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, और टैक्स इंक्रीज लीड्स टू इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। और रिकॉर्डिंग इक्विलेंस अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, कंजप्शन एंड सेविंग पैटर्न रिमेन सेम। रीजन उसने क्या बताया कि बिजनेसमैन और क्लेवर इनफ और एजुकेटेड पर्सन वेल judge government policy. They understand current increase in taxes automatically offset by future decrease in taxes. So no change in consumption or no change in saving. ठीक है? तो factors of consumption and factors of saving. Any question आपने करना हो? Taxes सर तो इन दोनों में से ज्यादा सच कौन सा है, रिकॉर्डियन या नॉर्मल? दोनों किस पे हम आपके ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं। देखें आपकी जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं तो बिजनेस भी क्या है आपका? इंडिविजुअल है, और कंज्यूमर भी क्या है? इंडिविजुअल है। जो कंज्यूमर का बिहेवियर होगा वो क्या होगा? कंज्यूमर टैक्सेस को बढ़ा देंगे, कंजप्शन को क्या करेंगे? कम कर देंगे। लेकिन जो बिजनेस होगा, बिजनेस क्या करेगा? नो चेंज इन कंजप्शन एंड सेविंग पैटर्न। बिजनेस अपनी एक्टिविटी डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस ने अपना जो बिजनेस वाइंड अप कर लिया या अपनी प्रोडक्शन उसने डिक्रीज कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि उसे दोबारा रिकवर करने में बहुत कॉस्ट लगेगी। तो आपसे अगर कहा जाए कि टैक्स का क्या इम्पैक्ट होता है, तो आप दोनों इम्पैक्ट को क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे। आप नॉर्मल इम्पैक्ट भी बताओगे और रिकॉर्डियन इम्पैक्ट भी बताओगे। ठीक है? तो इंडिविजुअल कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स होता है टैक्स के इंक्रीज होने से? उसके कंजप्शन और सेविंग पैटर्न्स में क्या ट्रेड ऑफ होता है? और जो आपके फर्म्स होते हैं, फर्म्स का क्या रिस्पॉन्स होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस? ठीक है? तो ये था हमारा फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4, फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंजप्शन एंड सेविंग डिसीजन। ठीक है? तो सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर नंबर 4 इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऑफ फर्म। अब हम आएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होती हैं। सर आज के लिए बहुत यस, नहीं एनी क्वेश्चन? आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन करें।
फिर इसके बाद न्यू रिकॉर्डिंग जनरेट करते हैं।